बिहार को बदनाम। जंगल राज कभी देखने को मिला कि नहीं? देखिए, जंगल राज तो मैंने देखा नहीं, उससे ज्यादा जंगल राज तो अभी है। और ये जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आप चाहे बलात्कार करके जाए या डकैती करके जाए या कुछ भी करके जाए, उसके अंदर आप जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन हमारा तो सांसद ही लापता है। और केस करने के बाद सबसे बड़ी बात बाबा मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस किए हुए 1 साल हो गए मुझे, लगभग सितंबर में 1 साल 10 महीने हो गए। 10 महीने में पशुपति कुमार पारस जी का लोकतंत्र की धरती वैशाली पर कदम नहीं पड़ा। जिनके पास संसाधन है, नगर परिषद नगर पालिका के पास संसाधन थे, लेकिन वो सैनिटाइज नहीं कर पाए। और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके ऑफिस के चैम्बर को जाकर के अगर किसी ने सैनिटाइज किया है तो वो टीम जड़ुआ ने किया है। क्यों? उनके पास सेटअप है, उनके पास फंड है, 300-300 करोड़ रुपए के वो लोग मतलब कि प्रोजेक्ट हर साल सालाना पास करवाते हैं। वो प्रोजेक्ट का पैसा जाता था, बीजेपी के विधायक है, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, जितने भी बैंक, केटीएम्स, थाने, शहर के अंदर जितनी गाड़ियां आ रही है, उन सब लोगों को, आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज करना, अपने घर के अगल बगल को सैनिटाइज करना। हमारे विधायक अवधेश जी है, अवधेश सिंह जी, अगर वो हाजीपुर के अंदर कहीं भी खड़ा होकर के अगर गर्व से कह दे कि मैंने ये काम किया है, उस दिन राजनीति में आने का मेरा विचार खत्म हो जाएगा। सच मानिए, अपने भारत देश में 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, बस यही बात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रातों रात में। आज रातों रात में शुरुआत मैंने किया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए आज दोनों युवा कुछ खास लेकर के आए होंगे, क्योंकि अक्सर ये रोज कटघरे में मुझे खड़ा करते हैं। आज मैंने इनको कटघरे में खड़ा किया है, और ये दोनों ही, एक पत्रकारिता से और दूसरे समाज सेवा से, इन दोनों को आज मैंने कसौटी पर कसने का काम शुरू किया है। बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। जब अपने आप को नहीं छोड़ता हूँ तो फिर इनको कैसे छोड़ूंगा। ये दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेरे दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, जो मेरे हाथ के दूसरे नंबर पे जो बैठे हुए हैं, धीरज शर्मा, इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। पत्रकारिता में इन्होंने सच्ची और स्वस्थ पत्रकारिता के लिए खुद को समर्पित किया है, और यही कारण है कि आज टीम नमन मिश्रा के अभिन्न हिस्सा में से हैं। आप जानते ही होंगे कि टीम नमन मिश्रा के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे अंग हैं, कई ऐसी शाखाएं हैं जो बिहार की पत्रकारिता में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। किसी परिचय के मोहताज न भारत लाइव है, न न्यूज़ बिहार है, न नमन मिश्रा है, और न उनके साथ जुड़े युवा हैं। युवाओं को एक अलग तरह से तराशने की उनमें कला है। धीरज भी उसी टीम का एक हिस्सा है और एक मजबूत स्तंभ भी है। दूसरे हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं अभिजीत शर्मा जी हैं। इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। भारत लाइव के दर्शक भी इन्हें जानते हैं, और कई ऐसी घटनाएं बिहार में घटी हैं जिन घटनाओं को इनसे जोड़ा गया है। समाज सेवा से लेकर के व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। आपने हेडलाइन देखा होगा, आपने एक बात बहुत मजबूती से सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी है। घर वापसी का उसका एक बहुत बड़ा स्कीम चलता है, और जो भी उस बैतरनी को पार करने के लिए जाता है, जो भी उस संगम में जाता है, वो चाहे जितना भी पाप पुण्य करके आया हो, पाक साफ हो जाता है। पर जब ऐसी बैतरनी से कोई दूरी बनाना शुरू कर दे, उसे छोड़ना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि भीतर में कहीं ना कहीं जिस तरह से गंगा मैली हो गई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी मैल पसरना शुरू हो चुका है। अभिजीत शर्मा उस मैल से अपने आप को बाहर निकाल करके लाए हैं। बहुत सारी बातें कहना चाहेंगे, बहुत सारी मन में इनके भड़ास है, बहुत बातें हैं जिन्हें ये बताएंगे। सबसे पहले तो इनके जीवन की 2-3 घटनाएं हैं जो इनसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बात किया है, उसके बाद सिर्फ यही लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा। 2-3 घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये वो अभिजीत है जो अपने बाल्यकाल में, जो अभी वर्तमान में आप दंश झेल रहे हैं, कोरोना ने आपको एक्सपोज करा दिया। कोरोना ने यह बता दिया कि भारत में सरकारें क्या करती हैं, बिहार में सुशासन बाबू क्या करते हैं, उसको इन्होंने अपने बचपन में झेला है। यानी पलायन का दंश इनके पिता के साथ इन्हें भी झेलना पड़ा है, और राजस्थान में ये रहते थे।
इनके पिता चूंकि काम करना था, रोजी रोटी चलाना था, परिवार को पालना था, इसलिए गुजरात, माफ कीजिएगा, इसलिए राजस्थान गए और राजस्थान में इनका बचपन शुरुआत हुआ। वहां इन्हें लगा इनके पास शायद पैसे नहीं होंगे या जिस कारण से भी हो, इन्होंने शाखा ज्वाइन किया और शाखा में ये चाणक्य शाखा के छात्र हुआ करते थे। वहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आइडियोलॉजी से ये जुड़े और तब से लेकर के बिहार वापसी तक ये इनका कार्य जारी रहा और इसके लिए इन्हें इनाम भी मिला और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मंडल का अध्यक्ष भी बनाया और प्रवक्ता भी बनाया। अब इसके आगे की कहानी इनसे हम जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो इनकी विशेषताएं और भी हैं, धीरज से हम सुनेंगे। धीरज, आप अभिजीत शर्मा की कई ऐसी खबरें हैं जो रिपोर्ट कर चुके हैं और आज इंट्रोगेशन करने के लिए हम लोग बैठाए हुए हैं, क्योंकि अब ये जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता से कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी स्टोरी है जो इनको समाज से जोड़ती है और एक युवा के रूप में इन्हें स्थापित करती है? पहला तो एक ये है कि एक निष्पक्ष भाव के व्यक्ति निष्पक्ष वातावरण में जीना चाहते हैं और हर एक परिस्थिति से जूझकर समाज सेवा में लगे रहते हैं जी। कोरोना का संकट हो या अन्य जो भी समाज का कार्य हो, इन्होंने किया है। धीरज, आपको मैं रोकना चाहूंगा और सबसे पहले एक दुखद घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ। हम सभी दो युवाओं के साथ बैठे हैं और इनके जीवटता की बात हमने इसलिए आज की है। आज हमारे साथ वादा आपके साथ हमने किया था, हमने और धीरज ने किया था कि आज हम आपको बिहार की राजनीति और एमएलसी के कुछ नए चेहरे बताएंगे जो चुनाव में आने वाले हैं। लेकिन इतनी बड़ी इस देश में दुखद घटना घटी है और खास करके बिहार उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि सुशांत राजपूत ने, जो बिहार का बेटा था, उसने आत्महत्या कर लिया। किस परिस्थितियों में किया है ये तो जांच से पता चलेगा, पर उससे दुखी हम जरूर हैं। और हमारे साथ एक कनेक्शन जरूर था, क्योंकि पटना के रहने वाले थे और पटना से धोनी से जुड़े हुए थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे उनका यादें हमारे साथ ताज़ा नई पुरानी होती गई हैं। इन सब बातों को लेकर के हम भी दुखी हैं। पहले तो उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों को संबल प्रदान करें, शक्ति दें। युवाओं के साथ बात करने का आज मेरा यही कारण था कि इन युवाओं को लाए हैं और हम ये भी बीच में जानेंगे इनसे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है, भीतर में क्या है, कौन सा ऐसा द्वंद्व चलता है जिस द्वंद्व से लड़ते लड़ते हम अपने आप को आत्महत्या तक के लिए विवश कर देते हैं। खुद से ऐसी लड़ाई, कौन सी ऐसी लड़ाई है, क्योंकि ये जीवन बड़ी अनमोल है और इस जीवन से बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं। घटना इनके साथ भी घट चुकी जी। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात की कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, सेम टू सेम यही चीज ये अभिजीत शर्मा जी भी करने जा रहे हैं। ये तो हम सबसे बाद में बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे वहां से जब पहली बार ये और आप मिले और कौन सी घटना थी? पहली बार हम लोग, जैसे हमारा घर भी हाजीपुर हुआ और इनका भी घर हाजीपुर हुआ, तो व्यक्तिगत एक दूसरे को जानते ही हैं जी। लेकिन इनका काम हमने देखा जी, भाव विचार हमने देखा तब जब हम न्यूज हाट के प्लेटफॉर्म से विद्युपुर में कार्यक्रम कर रहे थे और कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट किए थे। काफी ज्यादा सरकार से गुस्से में थे, नाराज थे और विरोध में बोल रहे थे जी। और एक ही चीज कह रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर मदद करने वाला था तो वो पप्पू यादव था। कोई व्यक्ति हमें अगर सपोर्ट करने वाला मिला, हमारे संकट में, हमारे दुख में अगर साथ देने वाला, तो पप्पू यादव था। तो हमने इनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों पप्पू यादव ने अगर मदद कर दिया तो आपका गुरु पप्पू यादव तो नहीं होगा? तो इन्होंने जवाब दिया कि बात गुरु और चेला की नहीं, बात है कि दुख में जो मदद किया उसका नाम लोग हमेशा लेता है। वही चीज हुआ कि इनके पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, इनके मौसी के साथ कुछ दिक्कतें थी, जिसको लेकर कई जगह ये गुहार लगा चुके थे प्रशासन से लेकर सरकार तक कि इन्होंने मदद नहीं की। लास्ट में इन्होंने जाप सुप्रीमो से मदद मांगी, जाप सुप्रीमो ने तो मदद की, लेकिन कोई भी कितना तक मदद करे। तो इन्होंने, जब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो जो मुखिया बिल्कुल एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास कोई पद नहीं हो, वो किसी की मदद उतना ही कर सकता है जितना वो व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, क्योंकि मदद करना सरकारों का काम है और सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं। इसलिए सरकार के पास मदद की गुहार आप कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं करे तो विपक्ष या राजनीति से जुड़े हुए लोग मदद का गुहार करते हैं, सरकार से आगे हम विनय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं होता है। वो स्थिति इनके साथ आ गई थी और ये पूरी तरह से टूट चुके थे। आगे बताइए। वही चीज हम बता रहे थे कि सरकार के तमाम संसाधनों से ये वंचित हो चुके जी। तमाम जो इनके गुहार थे वो विफल साबित हो चुके थे। लास्ट में इनके पास एक ही ऑप्शन था
कि अब न्याय पाने के लिए धीरज उसमें सुशासन बाबू की सरकार, उनकी व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से एकदम एक्सपोज भी हो गई थी। देखिए दरअसल मैं हम लोग ये इनसे सुने तो ज्यादा बेहतर होगा कि कितनी कठिनाई। देखिए बिल्कुल शब्द बस जोड़ना चाहेंगे कि जब तमाम दरवाजे इनके लिए बंद हो गए तो इनके पास एक ही रास्ता बचा कि क्यों ना हम आत्महत्या कर लें, और आत्महत्या का रास्ता इन्होंने चूज किया और मुख्यमंत्री आवास के बाहर। यही कारण है कि हमने आज इनको बुलाया भी है कि आखिर उससे कैसे आप बाहर निकलिएगा। जब आप अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं या कुछ कर गुजरने तक की आपकी भावना होती है, तो कैसे उससे बाहर आते हैं? एक युवक कैसे बाहर आया, कैसे लड़ा इन सब चीजों से, हम ही सुनते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये खुदकुशी करने गए थे, वहाँ पे बहुत तरह की चीजें हुई, इनके हाथ पैर भी जल गए थे, प्रशासन के लोगों ने बचा लिया। इनसे हम हॉस्पिटल में मुलाकात करने गए, तमाम चीजें हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कुछ घटनाएं थी। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, और आज हम लोगों को यहाँ मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, और पूरा बिहार हम लोगों को देख रहा है, बिहार ही नहीं पूरे भारत की जनता देख रही है। तो एक युवा क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है और वो मांग क्या रखता है, सबसे पहले इस चीज़ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और जहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सवाल है, जो उन्होंने आत्महत्या की, तो वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी मजबूरियां, ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती है कि लोग अपने जीवन को न्यौछावर करने तक, अपने उस जो हद, सारी हदें जो होती है उस हदों को पार करके। दरअसल होता क्या है कि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका सोचने का है, और जहां तक मैंने जो सीएम हाउस के सामने जो प्रोटेस्ट किया, खुद के शरीर को आग लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। कहानियां यह है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अस्पताल, जिसको आप लोग सब भली भांति जानते होंगे, उस अस्पताल के अंदर एक व्यक्ति की रिपोर्ट का डेंगू नहीं होना, मतलब कि पीएमसीएच की रिपोर्ट में डेंगू नहीं है, और फिर भी उनको डेंगू वार्ड में रखा जाता है। और उसके बाद जब उनकी हालत खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, उनको ले करके जाते हैं दूसरे अच्छे अस्पताल में, वहां उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में जब उनका डेथ सर्टिफिकेट आता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि इनकी मौत का कारण जो है डेंगू है। तो सवाल अपने आप खड़ा होना है, अगर उस परिवार में जो एक औरत की मृत्यु हुई, जो कि मेरी मौसी थी, सिर्फ मेरी मौसी की थोड़ी मृत्यु हुई, मेरी मौसी के साथ साथ में सिस्टम तो खैर पहले से ही सिस्टम तो पहले से अपंग है जी, पहले से विकलांग है, फिर भी एक टांग पे खड़ा था, उसको भी नीतीश बाबू और सुशासन के ढकोसले ने और अपंग बना करके छोड़ दिया। और सरकार की आंखों पे जो काला पट्टा जो होता है वो वाकई में होता है, ये जानने वाला शायद ही बहुत कम लोग होंगे, और उस कम लोगों में से मैं झेला कि कैसे न्याय पाना इंडिया में, पूरे भारत के अंदर और बिहार में खास करके, कैसे आप अपने हक की लड़ाई, हाँ मुश्किल साबित ही नहीं, नामुमकिन है। आप वर्चुअल रैली के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, या लोगों के बीच जा करके हो, आप भले ही अपना तबला पीट करके अगर कोई कहता है कि हमने न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी, तो आप हर एक प्रखंड, एक गांव में देखिए, तो फिर आपको न्याय मिला? नहीं, न्याय नहीं मिला। आपको तो पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट भी किया। देखिए कानून अपने प्रक्रिया के हिसाब से चलती है, जैसा उन्होंने बताया। मैंने क्या मांग की थी? मैंने ये मांग की थी कि मेरी मौसी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके साथ साथ में जो उनके 3 बच्चे और उनके पति का जो भविष्य खराब हो गया, क्योंकि मेरी मौसी की जो वास्तविक स्थिति थी, धीरज जी जानते हैं कि मेरे मौसा जी उतने सक्षम नहीं है कमाने में। मेरी मौसी एक अच्छा ब्यूटिशियन थी, और वो लोगों को ब्यूटिशियन और ये लड़कियों को सिखाने का, समाज में जागरूकता का काम करती थी, जिससे उनका परिवार का भोजन चलता था और उनके बच्चे अच्छी जिंदगी जीते थे। आज कभी मौका मिलेगा तो, और आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार, वो स्टोरी नहीं है, वो एक कहानी नहीं है सिर्फ कि जिसको पढ़ करके छोड़ दिया जाए, दर्द है जिसको आप अभी भी उनके घर पे जाकर के महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ सरकार से ये बोला कि इस सिस्टम में जो दोषी है उन्हें आप सजा दीजिए, मैंने पैसा नहीं मांगा उनसे। बिल्कुल अभिजीत जी, थोड़ा सा आपको यहाँ विराम देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि आप खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, और आपके सिस्टम में ही इतना ज्यादा कोड़ है
कि वो आप ठीक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप और बीमारियों को कैसे ठीक कर पाएंगे। आपने कोरोना काल में भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज करा लिया है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हैं, चमकी बुखार है, और डेंगू तो आपके लिए हर महीने हर साल का एक कारण बन गया है, चमकी बुखार बन गया है। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, ये तो इनका दुख था ही, और अगर अपने परिवार के लिए उन्होंने किया तो ये इनका कर्तव्य भी बनता था, और उससे निकल करके बाहर भी आए ये जेल गए, और जेल जाकर के फिर वहां आपने क्या किया। थोड़ा सा हम इसमें ये करेंगे कि ये एक ही अभिजीत शर्मा पूरे बिहार भर में नहीं है, ऐसे ऐसे हजारों अभिजीत शर्मा है जो न्याय के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। बिल्कुल, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पहला प्रशासनिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, दूसरा स्वास्थ्य जो हेल्थ का न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है, तीसरी जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की न्याय है वो सुरक्षा है, शिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारी महिलाओं का अत्याचार है, तमाम व्यवस्थाओं के अगर हर सेक्टर में फेल है आप, फेल है। बिल्कुल, कहीं से ये नहीं है कि आप खड़े होकर ये कह दें कि हमने इस जगह पे 100% काम कर दिया है। एक सेक्टर में आप पास हैं, और वो सेक्टर है चुनाव लड़ने की तैयारियों में। चुनाव लड़ने की तैयारियों में, और सरकार जहां तक सरकार की मोनोपोली और टेंडेंसी हो चुकी है, जो एक हिटलरशाही नीति जो बोलते हैं कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहे हैं, न्याय नाम का कोई जस्टिस का ढांचा नहीं है। अभिजीत जी, हम लोग इस सब दर्द को से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ये तो घटनाएं जो घट गई, इसके लिए हम सभी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम को हम भी जगाने में अक्षम हो रहे हैं। हमें और थोड़ा जोर से आवाज़ लगानी चाहिए कि कान के पर्दे तक पहुंचे और फट भी जाए। खैर, इसके आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये सब घटनाएं तो हुई, आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े, और वहां से फिर आप बाहर कैसे आए, जरा इसकी बात। जैसे भारतीय जनता पार्टी से मैं, जैसा कि आपने बताया शुरू में कि मैं चाणक्य शाखा से जुड़ा हुआ था, बाल्यकाल अवस्था से ही मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद मेरा बिहार आना हुआ। बिहार में भी जो मैंने सुना कि जंगल राज चलता था, तो उस जंगल राज के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी थी, तो मैं इस कारण और भी उनके साथ में आ गया कि बिहार फैक्ट नहीं, सुनी सुनाई बातों पर। हाँ, बचपना था और हाँ, लोगों और बिहार को बदनाम। जंगल राज कभी देखने को मिला कि नहीं? देखिए, जंगल राज तो मैंने देखा नहीं, उससे ज्यादा जंगल राज तो अभी है, और आप उंगलियों पे गिन करके दिन के हिसाब से, आप अगर 365 दिन है तो एक शहर में 700 मर्डर हो जाते हैं। हमारे हाजीपुर इससे अछूता नहीं है, और जो हालात वर्तमान में पीछे जो छूट गए आज से 2 महीने पहले, आपके हर ब्रेकिंग न्यूज में हाजीपुर में कभी भी किसी घटना का जिक्र हो सकता है। हाजीपुर जो कि एक शहर नहीं है, सिर्फ एक टाउन है, कस्बा, उसके अंदर वैशाली जिला का मुख्यालय है। एक कस्बे के अंदर अगर, जिले के अंदर अगर प्रतिदिन अगर एक औसतन एक आदमी मर रहा है, लूट की छिनताई की घटना हो रही है, तो उसमें तो कहीं चिंताजनक और फेलुअर सरकार है, और प्रशासनिक स्तर पे भी, क्योंकि इनका ध्यान तो कहीं और है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी कि हत्या होने के दूसरे तीसरे दिन एसपी का ट्रांसफर। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हत्याओं का सिलसिला तो अभी जाकर के रुका है, और उसका कुछ ना कुछ कारण, मैं ये नहीं मानता हूं कि प्रशासन बहुत सजग से काम करिए, मैं ये मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण हत्याओं के ग्राफ में कमी आई है। अगर फिर आज देख लीजिए, लॉकडाउन के अंदर लगातार हाजीपुर के अंदर आप देख लीजिए, वैशाली जिला में 5 लाख की लूट है। कब मन फटा जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आप चाहे बलात्कार करके जाए या डकैती करके जाए या कुछ भी करके जाए, उसके अंदर आप जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे। तो वो चीज है, उसके अंदर उस वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और मैं वैसे लोगों के साथ। साफ सुथरे थे इसलिए आप पवित्र नहीं हो पाए। बिल्कुल, हाँ, पवित्र थे इसलिए पवित्र नहीं हो पाए, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ निकल के। और भाजपा तो कहती भी है कि कीचड़ में कमल खिलता है, मतलब उसके अंदर जो भी पहले से है वो सब कीचड़ है, और उसके अंदर नए लोग जाएंगे तो हो सकता है कि कमल खिलाएंगे, तो वो उनकी टेंडेंसी है। मैंने उसको रिजाइन मारा, क्योंकि जो बिहार लेवल की नरेंद्र मोदी बात करते हैं, वोट मांगते हैं नरेंद्र मोदी कि आपका एक एक वोट भारत को समर्पित होगा, और एक एक वोट पाकिस्तान को जवाब देगा, है ना। थोड़ा सा इंटरप्ट मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा जी। आप जिस तरीके से आपने कहा कि कीचड़ में कमल खिलता है, भाजपा में इसी तरीके की समस्याएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो जिस समय आपने ज्वाइन किया उस समय आपकी विचारधारा कहाँ थी? देखिए, यहाँ की और राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में दोनों आप में, राजस्थान और बिहार धीरे जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं, जिस तरह से इन्होंने बातें की हैं, शुरू में इन्होंने बताया, और हमारी बातों के इंट्रोडक्शन के बीच में भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे स्वीकार किया कि जंगल राज नहीं था। हमने सुनी सुनाई बातें की, बाल काल था मेरा, बचपना था, युवा थे, बातों की समझ उतनी नहीं थी, लेकिन जब तक आप कीचड़ में उतरेंगे नहीं, आप कीचड़ साफ नहीं कर सकते। जैसे ही उतरे ये उस गलियारे में, तो इन्हें लगा कि ये तो धूप अंधेरा है, जब तब ये छोड़ करके बाहर आए। इन्होंने अपना संगठन भी बनाया, और इसके आगे की हम कई बातें हैं जो आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तमाम चीजें हम इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी घटना के घट जाने के बाद हम व्यक्तिगत हो जाते हैं। व्यक्तिगत यहाँ नहीं कहना है,
यहाँ तो वही कहना जो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ने के बाद आपने शायद अखबारों में भी पढ़ा होगा और बहुत चर्चित मामला था कि मैंने अपने हाजीपुर के वर्तमान सांसद जो पशुपति कुमार पारस है उनके ऊपर गुमशुदगी का एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। क्यों कराना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो वोट मांगा, हमने वोट दिया। अगर वोट जाने के बाद में आप अन्य सांसदों को देख सकते हैं कि रोजगार मेला लगा रहे हैं, शहर में ड्रोनेज सिस्टम को सही करा रहे हैं, एजुकेशन है, हर तरीके के अंदर ठीक है थोड़े लेवल पे ही काम हो, लेकिन हमारा तो सांसद ही लापता है। और केस करने के बाद सबसे बड़ी बात बाबा मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस किए हुए 1 साल हो गए मुझे, लगभग सितंबर में 1 साल 10 महीने हो गए। 10 महीने में पशुपति कुमार पारस जी का लोकतंत्र की धरती वैशाली पर कदम नहीं पड़ा है। कितने शर्म की बात है। चलिए, इस चीज को लेकर है ना, आपने केस किया, आपने केस उठा क्यों लिया? किसने बोला? निष्पक्षता तो नहीं, बरकरार रहनी चाहिए। केस उठाया नहीं था। ये एक केस जो हमने दर्ज कराया जिसमें मैंने एफआईआर नहीं लॉन्च कराई थी। मैंने सिर्फ पुलिस के पास में ये आवेदन दिया था कि हमारे सांसद महोदय कहीं खो गए हैं, अगर वो आपको मिले, अगर जिले में आते हैं तो हमें सूचित किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे तो जरूर नगर थाना मुझे इन्फॉर्म करेगी कि आपके सांसद महोदय आए हुए हैं, आप अपना कष्ट बताएं। ये आपकी खबर ये तो आपके मतलब कार्यशैली का एक हिस्सा पहलू हुआ। था, हाँ। और दूसरा पहलू आपके कार्यशैली का एक और रहा है कि आपने एक संगठन बनाया और कोरोना काल में आपने जो बहुत सारे काम किए हैं, लोगों को हेल्प किया है, उसके चलते आपको कई जगह से अवार्ड भी मिले हैं। वो पूरा एपिसोड जल्द से देखिए, जब मैं न्याय की लड़ाई के लेकर के जब मैंने खुद को आग लगा करके जब सीएम हाउस के सामने में गया, वहां से जब मुझे बेउर जेल में भेजा गया, तो बेउर जेल में जाने के बाद में मुझे सबसे बड़ी चीज मिली कि मुझे वहां एकांत वातावरण मिला। और जो वहां पे जो माहौल था, जो सच्चाइयां थी और लोग तरह तरह के, मेरी तरह के बहुत सारे लोग वहां थे और वहां पे मैंने बहुत समय बिताया और शांति से मैंने सब कुछ सोचा। अच्छे लोग भी वहां पे है जेल के अंदर जो किसी के फंसाने पे फंसे हुए हैं, वैसे लोगों से भी संपर्क हुआ। जब वहां गया तो मैंने अपने जीवन में एक चीज लाई कि आप अपने बुरे समय को भी अच्छे अवसर में बदल के लोगों के पास जा सकते हैं। और वो किताबों ने मेरा बहुत साथ दिया वहां पर, और लोगों को फॉलो करते करते देखा जाए, आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही नीचे से आने वाला एक लड़का 90,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला रहा है, उसके बाद में 30,000 से ज्यादा जगहों को सैनिटाइज कर रहा है, 30,000 पानी की बोतलें बांट रहा है, 10,000 लोगों को, प्रवासी लोगों जो बाहर बिहार से आ रहे हैं, बाहर से बिहार आ रहे हैं, उन लोगों को घर तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो क्या है, ये अवसर ही तो है। इसको एक्सक्यूज करने के लिए पूरी संगठन मैंने बनाई, एक प्रपोजल तैयार था। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि धीरज शर्मा जी, जब हमारा लंगर स्टार्ट हुआ था जो सेवा परमो धर्मस्य का, उसके 5वें दिन ये पहुंचे थे। और उस चीज को आप अभी भी पढ़ सकते हैं। उस 5वें दिन भी मैंने इनको एक चीज बोली थी कि टीम जड़ुआ जो मैंने बनाया, इसका लक्ष्य है बना बनाया खाना लोगों तक पहुंचाना जो कि पैदल आ रहे हैं, और 1 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने का लक्ष्य मेरा 5वें दिन भी था। और मैंने खत्म कहां किया? 90,000 लोगों पर। तो जिनके पास संसाधन है, नगर परिषद नगर पालिका के पास संसाधन थे, लेकिन वो सैनिटाइज नहीं कर पाए। और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके ऑफिस के चैम्बर को जाकर के अगर किसी ने सैनिटाइज किया है तो वो टीम जड़ुआ ने किया है। क्यों? उनके पास सेटअप है, उनके पास फंड है, 300-300 करोड़ रुपए के वो लोग मतलब कि प्रोजेक्ट हर साल सालाना पास करवाते हैं। वो प्रोजेक्ट का पैसा जाता था, बीजेपी के विधायक है, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, जितने भी बैंक, केटीएम्स, थाने, शहर के अंदर जितनी गाड़ियां आ रही है, उन सब लोगों को, आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज करना, अपने घर के अगल बगल को सैनिटाइज करना। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आगे देखेंगे भी, और पूरा इंडिया देख रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरी तरह राजनीति करते हैं या अन्य जगहों पर राजनीति करते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि टीम जड़ुआ एक जगह का नाम है। और बड़े ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जड़ुआ में अगर कोरोना पॉजिटिव अगर आसपास के 5 किलोमीटर में नहीं पाया गया है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है टीम जड़ुआ। क्योंकि इतना कॉन्शियस रहा हूं, पूरी टीम रही है कॉन्शियस, बच्चे को रेस्क्यू करके लाना। अभिजीत जी, आप ने बहुत सारी बातें कही, आपने अपने पक्ष तो रख दिए जी। आप एक तरफ एक पैर अपना भारतीय जनता पार्टी के सर पे रखे हुए हैं और दूसरा पैर आप नीतीश कुमार के कंधे पर रखे हुए हैं। क्या एक सर और पैर पर पैर रखने, एक के कंधे और एक के सर पे पैर रख करके आप राजनीति में अपनी मंशा को पूरा करने के रास्ते में जा रहे हैं? देखिए, राजनीति का सबसे मुख्य उद्देश्य
मेरे लिए तो ये चीज है कि राजनीति ये तो सभी करते हैं। हाँ देख, कहते सब है लेकिन करके कौन दिखाता है। कुछ लोग बनने के बाद करने की बात करते हैं और कुछ लोग बनने से पहले करने की बातें करते हैं, लेकिन करके दिखाया किसने? 15 साल नीतीश जी रहे, करके दिखा रहे हैं ना। आपने दोबारा उन्हीं लोगों को वोट दिया है। 2014 में जो वादा करके आपके पास आए थे, 2000 सबका विकास, 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार दे रहे थे, आप उस पार्टी के तब सदस्य थे, तब आपको क्यों नहीं लगा कि 2019 में आपने क्यों नहीं विरोध किया? देखिए 2019 के अंदर परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से थी और देश में जो माहौल था, बालाकोट एयर स्ट्राइक से आप किसके लेकर एजेंडे पर काम कर रहे हैं? देखिए आपको आरजेडी प्रमोट कर रही है या पप्पू यादव प्रमोट कर रहे हैं? मुझे कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। अच्छे काम करने वाले लोगों को फॉलो अप करते हैं। अगर सोनू सूद कुछ बांट रहे हैं तो क्या उनको देख करके क्या मैं अपने घर के बगल में नहीं बांट सकता? पप्पू यादव बांट रहे हैं, लालू की रसोई चल रही है। भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कुछ अच्छा करने की, लेकिन उन लोगों का वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। जिन चीजों को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों और विधायक और सत्ता पे बैठे लोगों को करना चाहिए, वो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को करना पड़ सकता है। तो एक करारा तमाचा है उन लोगों को। जड़ुआ से निकला एक छोटा सा बच्चा हाजीपुर, बिहार, राजस्थान होते हुए पुनः बिहार की धरती पर आता है और उसकी समाज सेवा की भावना जगती है, राजनीति में कदम रखकर कुछ करना चाहता है। आप जनता को कैसे भरोसा दिलाइएगा? जनता को भरोसा दिलाना तो सबसे पहले जरूरी है। जनता को मैंने काम करके दिखाया है। सबसे पहली चीज कि मैंने बिना किसी लालसा के, बिना किसी भावना के या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए मैंने काम नहीं किया है। सबसे पहली चीज तो ये। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बिहार के अंदर है और जिस तरीके से गलत लोगों का सत्ता के ऊपर बैठना और जो पब्लिक जो भी जनता है वो पूरी तरीके से एक तरीके से असमंजस की स्थिति में है, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो वैसी परिस्थितियों में लोगों को जगाने का मैं काम कर रहा हूं और वे लोग जिस दिन जागेंगे उस दिन मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग मुझे खुद आगे बढ़ा। लगभग 1 लाख लोगों को आपने खाना खिलाया, 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने प्रवास के दौरान अपने अपने गंतव्य पर भेजा। बिल्कुल, आपने बहुत सारे काम के सैनिटाइज किया, 30,000 बता रहे हैं आप, अलग अलग संस्थानों को आपने सैनिटाइज किया। ये सब करने के बाद आकलन भी आपके पास होगा कि लोगों के मन में क्या बात है, जो प्रवासी लौट करके आ रहे हैं उनके मन में क्या बात है। देखिए सबसे मेन बात तो ये है कि सबसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खाना जिन लोगों को मैंने खिलाया है और हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वाकई में हम लोगों ने सही जगह पे खाना पहुंचाया है। इसलिए हम लोग सफलता जो हम लोग मानते हैं एक मापदंड होता है सफलता का, उसको मैंने छुआ और महसूस भी किया है। और लोगों के पास जब मैं अब जाता हूं, हालांकि लॉकडाउन की अवधि खत्म हो गई थी, उस समय हमारा लंगर बंद हो चुका था, तो लोगों के पास जाता हूं तो लोग बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं, कंधे पे हाथ रख के, कि अभिजीत बहुत अच्छा काम किया तूने। मतलब बड़े लोग, छोटे लोग, जो भी लोग हैं, सब लोग सराहनीय करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जी सब कुछ ठीक है, तमाम चीजें आपने की, लेकिन बिहार की राजनीति में आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि 2 चीज जो है चरम पे, पहला जातिवाद और दूसरा हिंदू मुस्लिम, साथ साथ हाजीपुर में तो खासकर, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तीसरा कि बीजेपी और जदयू और राजा, इन तीनों चीजों में आपको कैसे जनता आपके खाने को याद रखेगी, कैसे मतलब याद रखेगी अब जिस शर्मा हमको मदद किया, तब तो भाजपा को बोलना पड़ेगा, बिल्कुल आरजेडी को बोलना पड़ेगा, बिल्कुल लोगों को, मुसलमान लोगों को नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है हमारा जो, नहीं मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी चीज ये है, ये सब ये छोटे छोटे जो प्रोपेगेंडे है इन लोगों के फैलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के या अन्य किसी दल के, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इस चीज को भली भांति जानती है। हमारे विधायक अवधेश जी है, अवधेश सिंह जी, अगर वो हाजीपुर के अंदर कहीं भी खड़ा होकर के अगर गर्व से कह दे कि मैंने ये काम किया है, उस दिन राजनीति में आने का मेरा विचार खत्म हो जाएगा, मैं आऊंगा ही नहीं। चलिए, आपने इस नोट पे अपनी बात को समाप्त किया है कि आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, अगर आपको हाजीपुर और बिहार की जनता से, खास करके उन लोगों से जिन लोगों को पलायन करना पड़ा रोजी रोजगार के लिए, अगर अंतिम एक शब्द में अपने आप को डिफाइन करना हो और बिहार को डिफाइन करना हो, आने वाले आपके आइडियोलॉजी को लेकर के किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे उसको डिफाइन करना हो, तो एक शब्द में, कम शब्दों में क्या कहेंगे? प्रवासी जो भी हमारे मजदूर भाई बाहर से आए, उनको सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो आपने ध्वंस झेला है, जो आपने यातनाएं सही है, उसको कभी भूलिएगा मत
और एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, आप मुट्ठी बांध करके और मन में पूरा विश्वास करके रखिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। चीजों को दरकिनार करते हुए अपने घर पे रहे और खुद के रोजगार को अवसर करके और यहीं पे रहे, और बिहार अच्छा बनाने के लिए आप लोग संकल्पित हो। अच्छे लोगों को वोट दे, पार्टी से ऊपर हटके जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का आप काम करें। मजबूत आदमी ऊपर जाएगा, तभी मजबूती से बिहार खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं, ऐसे में रातों रात कार्यक्रम लेकर हम आते हैं, आपको जोड़ते हैं और पूरे बिहार भर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के ऐसे ऐसे लोगों को लेकर बैठाते हैं हम अपने कार्यक्रम में, जो न दलीय हो न निर्दलीय हो, बस विचार बना रहे हो कि क्यों ना सामने वाले को हराने के लिए हम चुनाव में लड़ जाए, मतलब खड़े हो जाए। तो अभिजीत शर्मा थे आज हमारे साथ बातचीत के लिए, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से, अभी वर्तमान में वहाँ भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिससे हो सकता है कि जनता इनको पसंद करे, वोट दे, ये जीत भी सकते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वहाँ के भाजपा जो विधायक हैं अवधेश सिंह जी, उनको हराना। क्योंकि इनका कहना है कि जो इस संकट काल में प्रवासी मजदूर हो, चाहे वहाँ के जो स्थानीय लोग हो, उनकी मदद नहीं कर सकता, वो सत्ता में यानी विधायक के पद पे नहीं। बाकी बाबा बताएं। बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विवेक का दरवाज़ा खोलें, जाति और धर्म से ऊपर उठें। सबसे बड़ी दो ही जाति है, दो ही चिंताएं हैं, एक अमीरी और दूसरी गरीबी। गरीब को अमीर तक पहुंचाना और अमीरों को उनके स्तर पर स्थापित रखना दोनों ज़रूरी है। बिहार में 30 लाख से ज़्यादा लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से वापस आए हैं, जिनके हैंड टू माउथ वो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिला तो आप समझिए कि विकट परिस्थिति कितनी होगी, कितनी भयावहता होगी। और फिर अभिजीत जैसे लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ियों में खाना खिचड़ी भरना पड़ेगा और घर घर पहुंचाना पड़ेगा। ये संभव हमेशा के लिए नहीं है। आप लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ा दीजिए, तब आप सरकार कहे जाएंगे। जब तक लोगों में खरीद की क्षमता, खुद से खरीद करके खाना बनाने की क्षमता नहीं आप पैदा करेंगे, तब तक आपका बिहार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, संबल नहीं हो सकता है, स्थापित नहीं हो सकता है। और बिहार के साथ साथ अगर बिहार नहीं बड़ा हुआ तो देश बड़ा नहीं होगा। और विश्व गुरु बनने का जो आपका ललसा है ना, ये आने वाला 6 साल तो आपने लूट ही लिया, बर्बाद कर ही दिया। आने वाले सालों में सिर्फ हिंदू मुसलमान वोट और राजनीति करते रह जाएंगे और बिहार डूबता चला जाएगा। आंखें खोलिए और लोगों को गले लगाइए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।